हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर को। यह इस लेक्चर का पहला पार्ट है, आगे एक पार्ट और आएगा इससे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं। तो डीपीएसपी के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं, तो डीपीएसपी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में प्रोविजंस हैं और पार्ट 4 में भी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिया गया है। अब हम लोग यह देखते हैं कि जो आर्टिकल 36 टू 51 डीपीएसपी का प्रावधान है वह इंडिया ने कहाँ से लिया था। तो इंडिया ने इसको बोरो किया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से बोरो किया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडिया में आया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे कहाँ से लिया था? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया था इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इंडिया में आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये आता है कहीं और से, और वो कहाँ से? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग यह देखते हैं कि इसकी विशेषता के कारण जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में यह कहा गया था कि यह आइडियल्स होंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये आइडियल्स होंगे, जिसको स्टेट हमेशा ध्यान में रखेगी। किस चीज़ के लिए? जब भी वह कोई भी पॉलिसी बनाएगी या जब भी कोई लॉ बनाएगी। तो डीपीएसपी जो है वह आइडियल्स हैं जिसको स्टेट हमेशा पॉलिसी फॉर्मुलेशन के समय भी और कोई भी लॉ बनाने के समय ध्यान में रखेगी, ताकि जो आम जनता है, आम जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके। तो मेन इसका ये फीचर है कि सिटीजन के वेलफेयर के लिए जब कभी भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगी या कोई भी लॉ बनाएगी, तो उस केस में स्टेट इसको ध्यान में रखेगी। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है स्टेट कीप इन माइंड। यहाँ पर ये जो प्रोविज़न है, इसमें जब क्या कह रहा है कि कीप इन माइंड, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक डायरेक्शन है। ये एक डायरेक्शन है, मतलब आप चाहें तो कर सकते हैं। मतलब ये कुल मिला के ऐसा कह रहा है कि आपके विल पे है, स्टेट के विल पे है। अगर आपको आपके रिसोर्स अलाउ करते हैं तो आप कीजिए, नहीं अलाउ करते हैं मत कीजिए। लेकिन इन फ्यूचर जब कभी भी आप कोई भी पॉलिसी लाएंगे, लॉ बनाएंगे, तो आप ट्राई कीजिए कि इसको आप इनकॉर्पोरेट करें, जो भी डायरेक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसलिए यह एक डायरेक्टिव पॉलिसी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहा जाता है किसकी? स्टेट पॉलिसी की। तो यहाँ दो वर्ड हो गए, एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट पॉलिसी के लिए यह एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मैंडेटरी नहीं है, और सिर्फ स्टेट के विल पे डिपेंड करेगा। अगर रिसोर्स और बाकी चीज़ें अलाउ करती है तो वो इसको लागू करे, नहीं करती है तो ना करे। ठीक है। तो जब यह सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए दिया गया है, तो इसलिए भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन का नोवेल फीचर कहा था। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहा था? नोवेल फीचर। तो जब कभी भी यह पूछे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नोवेल फीचर कौन सा है, तो हम लोग यह कहेंगे कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो है यह कॉन्स्टिट्यूशन का नोवेल फीचर है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में यह पूछे कि मैग्ना कार्टा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैग्ना कार्टा कौन सा है, तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ध्यान रखिएगा इसको। अब एक चीज़ और देखते हैं कि मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स हो गया और नोवेल फीचर डीपीएसपी हो गया। ये दोनों मिलके जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने कहा था कि जो ये दोनों फीचर हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, मतलब आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अगर यह पूछ दे कि नोवेल फीचर तो डीपीएसपी, मैग्ना कार्टा तो फंडामेंटल राइट्स, और सोल अगर पूछ दें तो दोनों मिला के, मतलब फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि जब यह मैंडेटरी नहीं है तो क्या कोर्ट इसको इन्फोर्स कर सकती है लागू करने के लिए? नहीं कर सकती है। तो इसलिए यह हो गया नॉन जस्टिसिएबल। जब मैंडेटरी ही नहीं है तो नॉन जस्टिसिएबल होगा, क्योंकि कोर्ट इसको लागू करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती है कभी भी। लीगली इसको कभी भी कोर्ट के थ्रू आप इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स के केस में आप इन्फोर्स करा सकते थे। फंडामेंटल राइट्स के केस में क्या था? आप इन्फोर्स करा सकते थे, क्योंकि वो
मैंडेटरी है या गारंटेड राइट है या गारंटी थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह गारंटी नहीं है, यह एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव्स हैं कि ठीक है आपकी रिसोर्स और आपकी बाकी कंडीशन अलाउ करते हैं तो आप लागू कीजिए, तो नॉन जस्टिसिएबल है, आप कोर्ट के थ्रू इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। तो जब यह सिटीजन के वेलफेयर पे सेंट्रिक है तो इसलिए हम कहते हैं कि यह जो है वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती है। किसको प्रमोट करती है? वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को। मतलब गवर्नमेंट को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप सिटीजन्स का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर करें और जब भी उसके लिए कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाए तो इन प्रिंसिपल्स को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया, रिकमेंडेशन दे दिया स्टेट को, लेजिस्लेटिव मैटर में भी ये लागू होगा, एग्जीक्यूटिव मैटर में भी लागू होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में भी लागू होगा। लेकिन हम लोग यह समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि इसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले क्या ब्रिटिश इरा में कोई प्रावधान इससे संबंधित था? तो इससे संबंधित एक प्रावधान हमें मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन लाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक प्रोविज़न था जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और यह जो था गवर्नर जनरल इशू करता था। किसको? गवर्नर्स को। कौन इशू करता था? गवर्नर जनरल। और किसको? गवर्नर्स को। और इसमें भी वही था कि गवर्नर जनरल जब कभी भी उसे लगता था कि सिटीजन्स का जो उस समय जो नागरिक थे देश के, उसका वेलफेयर से संबंधित कोई भी डायरेक्शन हो तो वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू गवर्नर जनरल इशू कर देता था। अंतर क्या है अभी यह अंतर है कि अभी इशू करने की ज़रूरत नहीं है। पहले जैसे गवर्नर जनरल इशू करता था, लेकिन अब क्या है, गवर्नर जनरल की जगह कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसके लिए प्रोविज़न कर दिया गया है। और पहले क्या था कि गवर्नर को इशू करना पड़ता था, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया है तो ये स्टेट पे ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है, किसी को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आपको जब भी कोई पॉलिसी बना रहे हैं आप उसको ध्यान में रखिए। अगर आपके रिसोर्स, आपके स्टेट के कंडीशन, आपके जो सिटीजन्स हैं उनकी डिमांड, ये सभी आपको अलाउ करते हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए। तो ये पूरा का पूरा प्रोविज़न है इससे संबंधित। अब हम लोग इसमें एक एक करके आर्टिकल देखते हैं। तो हमने देखा था कि आर्टिकल 36 to 51 डीपीएसपी से संबंधित है। तो डीपीएसपी से संबंधित है तो इसमें जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 36 वह स्टेट को डिफाइन करता है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि स्टेट को यह इंस्ट्रक्शन है। यह इंस्ट्रक्शन है किसको? स्टेट को। तो स्टेट का मतलब क्या है? तो हमने जैसा पार्ट 3 में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स के केस में जैसा पढ़ा था, सेम मीनिंग होगा स्टेट का यहाँ भी। तो फंडामेंटल राइट्स के केस में जो स्टेट की मीनिंग है वही मीनिंग डीपीएसपी में भी होगी, और यह कौन बताता है? आर्टिकल 36। तो मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के भी और स्टेट गवर्नमेंट के भी आएंगे। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव किसके? सेंटर के भी और स्टेट के भी। सारे लोकल अथॉरिटीज़ आ जाएंगे और बाकी जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ होगी वो भी आ जाएगी। यही वहाँ भी थे। तो सारे लोकल अथॉरिटी, सारी पब्लिक अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर कभी भी कभी भी जुडिशरी की बात नहीं होती है। जुडिशरी की बात नहीं होती है क्योंकि जुडिशरी का काम इन चीज़ों को लागू कराना होता है। फंडामेंटल राइट्स के केस में तो जुडिशरी को सीधे सीधे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि जब भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो आप इंटरवीन कीजिए, लेकिन तो इसलिए वहाँ भी जुडिशरी इसमें नहीं था। और दूसरा, जब डीपीएसपी की बात करते हैं तो आप कोर्ट के थ्रू इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं, लेकिन अगर कभी भी कोई इशू होता है तो जुडिशरी ही इसको इंटरप्रेट करती है और देखती है कि सही है या गलत है। तो इसलिए कभी भी स्टेट के डेफिनेशन में जुडिशरी नहीं आती है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन आते हैं, चाहे सेंटर की हो, स्टेट की हो, लोकल अथॉरिटी जाते हैं और पब्लिक अथॉरिटी जाती है। तो यह ध्यान रखिएगा कि स्टेट का मतलब डीपीएसपी में भी वही है और फंडामेंटल राइट्स में भी वही है, मतलब पार्ट 3 में भी वही है और पार्ट 4 में भी वही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इसको इसके कंटेंट के बेसिस पर और इसके डायरेक्शन के बेसिस पर 3 तरह से हम बांटते हैं। पहला
पहला कौन सा? सोशलिस्टिक, दूसरा गांधीयन और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक में वो होगा जो सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करें, सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करे। गांधीयन हो गया जो गांधी जी की फिलॉसफी से रिलेटेड है, जो गांधीयन फिलॉसफी से संबंधित है। और लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गया जो आज के समय में रिलेवेंट है, आज के समय में कई सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं, तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल के सेंस में आ जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसके बारे में। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जो है, हमने पहले ही कहा कि सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करेगी, इक्वलिटी को प्रमोट करेगी। तो यह जो है सोशलिज्म से संबंधित जो भी आइडियोलॉजी है, जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, वेलफेयर स्टेट, इसको प्रमोट करती है। तो सोसाइटी जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं वो सोसाइटी में जस्टिस को प्रमोट करेगी, इक्वलिटी को प्रमोट करेगी। तो मतलब सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है। और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी में जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट को प्रमोट करती है इंडिया के केस में। इसी तरह सोसाइटी में जस्टिस, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, इसकी बात करते हैं। और दूसरा ओवरऑल यह एक वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करती है। ओवरऑल वेलफेयर स्टेट जो है ये इसका ओवरऑल गोल है। ओवरऑल गोल क्या है? वेलफेयर स्टेट बनाना। अब हम लोग इसके संबंधित जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से संबंधित, उसको एक एक करके देखते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट प्रमोट करेगी किसको? वेलफेयर ऑफ पीपल को। वेलफेयर ऑफ पीपल को प्रमोट करेगी, तो पब्लिक का कल्याण करेगी, सिटीजन का कल्याण करेगी। कैसे करेगी? तो इनकम में जो इनइक्वालिटीज है उसको मिनिमाइज करेगी। सोसाइटी में पब्लिक का कल्याण कैसे होगा? एक आदमी बहुत कमा रहा है, दूसरा बिल्कुल नहीं कमा पा रहा है, तो यह है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको मिनिमाइज करेगी। सभी के लिए समान स्टेटस के लिए स्टेट प्रयास करेगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ है अलग अलग चीज़ों की उसको प्रमोट करेगी। तो स्टेट को यही दिया गया है कि आप वेलफेयर के लिए, पीपल्स वेलफेयर के लिए काम कीजिए और इसके लिए इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, इनकम इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज करने के लिए ही सरकार कई सारे टैक्स लगाती है ताकि जो ज़्यादा कमाते हैं उनसे पैसे लेकर और अलग अलग स्कीम के थ्रू जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उनके लिए कुछ स्कीम्स लाती है, उनको पैसे देती है या उनको कुछ सुविधाएं देती है। तो इनकम इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना, उसको स्टेटस को, जो समाज में एक स्टेटस है उसको सबको बराबर की तरफ ले जाना, सभी को समान अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराना, ये सभी स्टेट के काम हैं। और यह किस में दिया गया? आर्टिकल 38 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 स्टेट को डायरेक्शन देता है कि जो भी सिटीजन्स हैं उसके लिए आप लाइवलीहुड के लिए, उसके लाइवलीहुड के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें, एडिक्वेट व्यवस्था करें। तो सभी के लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए आप व्यवस्था कीजिए। दूसरा, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं देश में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं हो कि कोई कंसंट्रेशन हो इसके कंसंट्रेशन को रोकिए, कंसंट्रेशन को रोकिए। तो जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित कीजिए देश में, सभी के लिए लाइवलीहुड की व्यवस्था कीजिए। और इसी तरह जो वेल्थ है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका भी कॉन्संट्रेशन नहीं होने दीजिए। मतलब स्टेट प्रयास करे कि वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉन्संट्रेशन ना हो। सभी के लिए, चाहे मैन हो या वुमेन हो, उसके लिए इक्वल पे हो, इक्वल वर्क के लिए। अगर दोनों समान काम कर रहे हैं तो दोनों को समान वेतन भी मिलना चाहिए। हेल्थ को प्रिजर्व कीजिए, मतलब जो पब्लिक की हेल्थ है उसको अच्छा बनाने के लिए प्रयास कीजिए। और जो चिल्ड्रन हैं उसके अगेंस्ट जो भी एब्यूज होते हैं, फोर्सिबल एब्यूज होते हैं, उसको कम कीजिए। वर्कर के स्ट्रेंथ पे ध्यान दीजिए और बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। तो हम लोग आर्टिकल 39 के अंदर यह देख रहे हैं, 39 के अंदर, कि स्टेट को कहा गया है इस डायरेक्टिव के थ्रू कि आप सिक्योर कीजिए कुछ चीज़ों को। और क्या है वो उसमें? तो सभी के लिए एक तो लाइवलीहुड, कि सब अपना आजीविका कमा सके। दूसरा, मटेरियल रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सोसाइटी में। वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कॉन्सेंट्रेट होने से रोकिए। और सभी के लिए इक्वल पे होगा, इक्वल वर्क के लिए। अगर मेल और फीमेल, मतलब मैन और वुमेन अगर सेम काम कर रहे हैं तो उसको समान वेतन मिले। हेल्थ को अच्छा के बनाइए, तो हेल्थ अच्छा बनाने के लिए सरकार अलग अलग हेल्थ स्कीम लाती रहती है।
तो ये हो गया। बच्चों के खिलाफ जो भी एब्यूज होते हैं उसको रोकिए, बच्चों के कल्याण पर ध्यान दीजिए और बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दीजिए। तो यह आर्टिकल 39 में दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं आर्टिकल 39A में। यह आर्टिकल 39A है। आर्टिकल 39A में एक दिया गया है कि स्टेट जो है जस्टिस को प्रमोट करेगी, इक्वल जस्टिस को। मतलब इक्वल जस्टिस मतलब क्या? इक्वल जस्टिस मतलब है कि सभी को जस्टिस मिले, और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है जस्टिस लेना, मतलब जस्टिस के लिए तो कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट जाने के लिए वकील करना पड़ता है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो फ्री लीगल एड उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड पुअर के लिए है वह आर्टिकल 39 में दिया गया है, और इसी बेसिस पर बाद में सरकार ने फ्री लीगल एड के लिए एक एक्ट लाई, और सभी नागरिकों के लिए अगर कोई वकील नहीं कर पा रहा है तो उसको यह दिया गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, जिला में भी व्यवस्था है, राज्य में भी व्यवस्था है और केंद्र लेवल पे भी व्यवस्था है कि आप अगर वहाँ संपर्क करेंगे उस जगह पर तो आपको वहाँ से एक वकील दिया जाएगा। तो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A के तहत यह एक डायरेक्टिव है स्टेट को। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहता है कि जो सिटीजन्स हैं उसके लिए काम करने का अधिकार, एजुकेशन उसका और पब्लिक असिस्टेंस यह स्टेट सिक्योर करें। उसका क्या सिक्योर करें? काम सिक्योर करे, वर्क सिक्योर करे, एजुकेशन सिक्योर करे और पब्लिक असिस्टेंस सिक्योर करे। किस केस में? अगर वो अनएम्प्लॉयड है या ओल्ड एज का है या सिक है या डिजेबल हो गया है। तो अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसके वर्क के लिए सरकार प्रयास करे कि उसको काम मिल जाए। अगर कोई ओल्ड एज है तो उसको पब्लिक असिस्टेंस मिले। ओल्ड एज में जैसे हम लोग देखते हैं कि पेंशन की व्यवस्था है। कोई बीमार है तो उसके इलाज की व्यवस्था करें, तो यह भी पब्लिक असिस्टेंस ही है सिकनेस के केस में। और अगर कोई डिजेबल है तो इसके लिए भी पेंशन है या फिर इसके हेल्थ से संबंधित चीज़ें चलती है। तो ये सभी आर्टिकल 41 में दिया गया है। आर्टिकल 42 देखते हैं। आर्टिकल 42 कहता है कि जो वर्क है, कहीं भी जो काम है, काम का कंडीशन ऐसा होना चाहिए कि आदमी वहाँ काम कर सके। मतलब ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर काम कर रहे हैं वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पर उसके हेल्थ को प्रॉब्लम हो। तो इसलिए इसमें यह आता है कि जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ कोई भी काम करने जाता है वहाँ पर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, प्रॉपर पानी की व्यवस्था हो, वॉशरूम्स की व्यवस्था हो। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 42 कहता है कि जहाँ भी वह काम हो रहा है किसी भी तरह का, वहाँ काम के कंडीशन ह्यूमन हो, मतलब अच्छे हों। और दूसरा, मैटरनिटी रिलीफ की भी बात आर्टिकल 42 में ही की गई है। तो यह आप ध्यान रखेंगे कि मैटरनिटी रिलीफ की बात आर्टिकल 42 में दी गई है कि महिलाओं को जो मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि CCL मिलता है या चाइल्ड केयर लीव मिलता है या फिर मैटरनिटी लीव मिलता है। तो ये सभी आर्टिकल 42 के तहत ही है। आर्टिकल 43 है। आर्टिकल 43 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक लिविंग वेज देना सरकार का काम है। दूसरा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज सरकार ये सिक्योर करे। तो इसी के बेसिस पर सरकार कई बार जो एक्ट लाती है, जैसे मिनिमम वेज एक्ट आया। तो मिनिमम वेज एक्ट क्यों आया? क्योंकि इससे कम आप किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो एक लिविंग वेज तो चाहिए जिससे वो अपनी जीविका चला सकें, अपने डेली खर्चे चला सकें। तो सरकार को यह काम दिया गया है कि सरकार सिक्योर करेगी कि एक लिविंग वेज हो जिस पे कोई भी व्यक्ति काम करे तो उसका गुजारा चल सके अच्छे से। दूसरा, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब है कि पीने की पानी की अच्छी व्यवस्था हो, साफ़ पानी की व्यवस्था हो, साफ़ हवा की व्यवस्था हो। तो ये सभी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। और सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हो, मतलब सरकार इन चीज़ों को भी प्रमोट करे। अब आते हैं आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A कह रहा है कि जो इंडस्ट्रीज है उसके मैनेजमेंट में वहाँ काम करने वाले वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो, सरकार ये चीज़ सिक्योर करे। तो किसके लिए है ये? इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट में भी किसका पार्टिसिपेशन? वर्कर्स का। तो आर्टिकल 43A कहता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसके मैनेजमेंट में वर्कर का भी पार्टिसिपेशन हो, सरकार इसके लिए प्रयास करे, इसको सिक्योर करे। अब आता है आगे आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 है कि जो न्यूट्रिशन लेवल है, जो देश में नागरिकों का न्यूट्रिशन लेवल है उसको सरकार बढ़ाए, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पब्लिक का उसको भी हाई करे, पब्लिक हेल्थ को अच्छा बनाए। तो जितने भी राज्यों में हम लोग देखते हैं कि जो लिकर बैन होता है,
लिक्कर बैन हम लोग देखते हैं वो इसी आर्टिकल के थ्रू किया जाता है, क्योंकि इसी में सरकार को यह अधिकार दिया गया है, सरकार को यह डायरेक्शन दिया गया है कि सरकार नागरिकों के न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाए, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करें। और ऐसा माना जाता है कि लिक्कर जो है पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो सरकार आर्टिकल 47 को ही इन्वोक करके लिक्कर बैन करती है। तो ये आर्टिकल्स आप ध्यान रखेंगे, ये सभी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स हैं, ये सभी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के आर्टिकल हैं। इसके आगे हम लोग गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।